हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, अगर पेपर फेस्ट की बात करते हैं तो पेपर फेस्ट का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप। पेपर फेस्ट का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। ये हो गया पेपर फेस्ट। अगर अपन पेपर फेस्ट की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो होती है, यूनिट फर्स्ट में अपन कौन कौन से फाइलम के बारे में पढ़ते हैं? फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं और एक किसके बारे में पढ़ते हैं? ओंकोफोरा के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं फाइलम, सॉरी मोलस्का नहीं, ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। और किसके बारे में पढ़ते हैं? ओंकोफोरा। ये आती है अपने यूनिट फेस्ट। यूनिट फेस्ट में एक तो फाइलम किसमें? ऑर्थोफोडा संघ के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और ओंकोफोरा के बारे में पढ़ते हैं। ओंकोफोरा में जो सदस्य आता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे? मोलस्का आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा और तीसरा कौन सा आ जाएगा? हेमिकोडेटा आ जाएगा। यूनिट सेकंड में अपन पढ़ते हैं फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। और जो यूनिट थर्ड होती है, यूनिट थर्ड में अपन पढ़ते हैं इनके जो अडेप्टेशंस होते हैं, जो अनुकूलताएं होती हैं उनके अंदर, इनके बारे में। इनवर्टिब्रेट अडेप्टेशंस थर्ड में अपन पढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट अडेप्टेशंस। ये टोटल 3 यूनिट होती हैं पेपर फर्स्ट में, जिसका पेपर का नाम हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, और 3 यूनिट होगी। फर्स्ट यूनिट में अपन ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ते हैं, और थर्ड में अपन क्या पढ़ते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स पढ़ते हैं। अब अपन सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में अगर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, इसमें कौन से संघ के सदस्य पढ़ते हैं? अपन ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेरिप्लेनेटा जो होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों को पता है अगर कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा होता है। तो अपन इसमें सब ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पाइरेकल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने जोड़ी स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं? 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 जोड़ी जो होते हैं वो कौन से भाग में होते हैं? वक्ष भाग में होते हैं। और बाकी के 8 जोड़ी जो होते हैं वो कौन से भाग में होते हैं? उदर भाग में होते हैं। ये जो 10 पेयर होते हैं इनमें से 2 पेयर तो थोरेक्स भाग में होते हैं और बाकी के जो 8 पेयर होते हैं वो अब्डोमिनल भाग में होते हैं। अब आप लोगों को पता है अगर अपन कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हैं। ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट अपसेंट होते हैं। इसलिए इसमें जो अगर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा? इसके द्वारा नहीं होता है, ब्लड के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य नहीं करता है। स्पाइरिकल्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर अगर बात करें जो स्पाइरिकल्स होते हैं कौन सी साइड होते हैं? अधर सतह पर प्रेजेंट होते हैं। ये कॉकरोच की कौन सी सतह पर होते हैं? अधर सतह पर होते हैं। फिर अगर अपन ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया में अपन क्या क्या पढ़ेंगे?
ट्रेकिया की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे कि जो ट्रेकिया की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो जैसे इसकी जो बाहरी उपकला होती है वो किसकी होती है, एपिथेलियल की एपिथेलियम उपकला होती है। अगर आंतरिक स्तर की बात करते हैं तो वो किसका होता है, क्यूटिकल का होता है। तो ट्रेकिया के बारे में एक तो इसकी क्या पढ़ लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। दूसरा अगर अपन बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, कॉकरोच में जो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म होती है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया। और लास्ट में अपन क्या पढ़ लेंगे, जो रेस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। तो अगर अपन कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो अपन उसमें कौन कौन सी चीज़ पढ़ते हैं, एक तो स्पाइरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेकिया के बारे में उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ श्वसन, मतलब अगर अपन मैकेनिज्म ऑफ श्वसन की बात करते हैं कि कॉकरोच में जो श्वसन होता है वो बाह्य श्वसन भी होता है और अंतः श्वसन भी होता है। अगर बाह्य श्वसन की बात करते हैं तो वो कैसी प्रक्रिया होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है, यानी कि उसमें एटीपी खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। और जो अंतः श्वसन की बात करते हैं तो वो कैसी होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, यानी कि इसमें क्या होता है, बाह्य श्वसन भी होता है और अंतःश्वसन भी, जो क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले चीज अपन ने क्या पढ़ी थी, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सेकंड अगर अपन देखें तो जैसे ग्रास होफर के जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, माउथ पार्ट्स ऑफ ग्रास होफर। माउथ पार्ट्स ऑफ ग्रास होफर, जो टिड्डे के जो मुख्य उपांग होते हैं उनके बारे में। तो अगर अपन इनके माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं, लेब्रम हो गया, लेब्रम के बाद में क्या हो जाएगा, हाइपोफेरिंग्स हो जाएगा, मैंडिबल हो जाएगा, मैक्सिला हो जाएगा और लेबियम हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, लेब्रम। लेब्रम जो होता है वो क्या होता है, वन पेयर होता है। लेब्रम कितना पेयर होता है, वन पेयर होता है। फिर अपन बात करते हैं हाइपोफेरिंग्स की, जो एक होता है, ये तो क्या होता है, वन पेयर होता है, हाइपोफेरिंग्स ये एक होता है, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं मैंडिबल्स, ये भी वन पेयर होते हैं। थर्ड जो मुख्य उपांग हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, मैक्सिली, ये भी वन पेयर होते हैं। और लास्ट में मैंने क्या बताया, लेब्रम, लेबियम, और क्या हो जाएगा, लेबियम हो जाएगा। ये क्या होते हैं, मुख्य उपांग होते हैं, जिसमें कौन सा हो गया, लेब्रम हो गया, हाइपोफेरिंग्स हो गया, उसके बाद में मैंडिबल, मैक्सिली और लेबियम। टोटल कितने मुख्य उपांग होते हैं, 5 मुख्य उपांग होते हैं। तो इनके बारे में अपन क्या पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। अगर अपन बात करते हैं माउथ पार्ट्स और ग्रास होफर की, तो 5 प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा लेब्रम, जिसको ऊपरी होस्ट बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल्स, मैक्सिला और लेबियम। इन सब के बारे में क्या पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर माउथ पार्ट्स के बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे पेरीप्लानेटा का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, अभी पेरीप्लानेटा नहीं, पेरीपेटस का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पेरीपेटस, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पेरीपेटस, पेरीपेटस का उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट मैंने कौन सा बताया, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पेरीपेटस। अगर पेरीपेटस के उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो आप इसमें क्या क्या पढ़ते हो, पेरीपेटस में उत्सर्जन के लिए क्या होते हैं, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। यानी कि नेफ्रीडिया के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, किस प्रकार से इसमें नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेफ्रीडिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं। फिर इसमें किस प्रकार से रेस्पायरेशन की जो एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से नेफ्रीडिया में मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे इससे एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा जो प्रोन होता है, प्रोन जिसको झींगा बोलते हैं, प्रोन में जो हेस्टेट प्लेट होती है उसके बारे में। हेस्टेट प्लेट कहाँ प्रेजेंट होती है, हेस्टेट प्लेट प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, ठीक है। आप सबको पता है स्टमक होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हेस्टेट प्लेट होती है। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, प्रोन में हेस्टेट प्लेट।
हेस्टेट प्लेट, ये किससे रिलेटेड होती है? स्टमक से रिलेटेड होती है। यानी कि अगर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, प्रोन के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें अपन स्टमक पढ़ते हैं। तो स्टमक में अपन को पता है कि स्टमक के दो भाग होते हैं, एक तो कार्डियक स्टमक होता है, एक कौन सा स्टमक होता है? पाइलोरिक स्टमक होता है। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? कार्डियक स्टमक। और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? पाइलोरिक स्टमक। एक तो पढ़ते हैं कार्डियक स्टमक, दूसरा पढ़ते हैं पाइलोरिक स्टमक। अगर अपन कार्डियक स्टमक की बात करते हैं तो जो कार्डियक स्टमक होता है उसके अंदर क्या होते हैं? छोटी छोटी ये प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। और या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो आमाशय की भित्ति होती है, कार्डियक स्टमक की जो भित्ति होती है उसमें कुछ क्यूटिकल की प्लेट्स पाई जाती हैं। इसमें इसकी भित्ति में क्यूटिकल की प्लेट्स पाई जाती हैं। अगर इन प्लेट्स की बात करते हैं तो ये कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं? टोटली ये कितने प्रकार की प्लेट्स पाई जाती हैं? 5 प्रकार की प्लेट्स पाई जाती हैं। जैसे सर्कुलर प्लेट हो गई, सबसे पहले अगर बात करें सर्कुलर प्लेट होगी। सर्कुलर प्लेट के बाद में दूसरी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? लेंसिलेट प्लेट हो जाएगी। सर्कुलेट प्लेट होगी, लेंसिलेट प्लेट होगी। फिर उसके बाद में थर्ड जो हो जाएगी हेस्टेट प्लेट, ग्रूव प्लेट और कॉम्ड प्लेट। हेस्टेट प्लेट, ग्रूव प्लेट और फिफ्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी कॉम्ड प्लेट। तो यहाँ पे अपन हेस्टेट प्लेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर अपन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें प्रोन की, तो अगर आप स्टोमक के बारे में पढ़ रहे हो यानी कि उसके आमाशय के बारे में पढ़ रहे हो, तो दो भाग होते हैं, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। जो कार्डियक स्टमक होता है उसमें एक तो क्या होते हैं? असंख्य उंगलीनुमा पर्वत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है? इसकी भित्ति में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्यूटिकल की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो क्यूटिकल की प्लेट्स होती हैं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से बताई मैंने? सर्कुलर प्लेट बता दी, लेंसलेट प्लेट बता दी, हेस्टेट प्लेट बताती, ग्रूव प्लेट होगी और लास्ट कौन सी होगी? कॉम्ड प्लेट होगी। तो ये सारी प्लेटें जो होती हैं ये इसके अंदर जो कार्डियक स्टमक होता है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, ये बात हो गई प्रोन में जो हेस्टेट प्लेट था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो बिच्छू में बुक लंग्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में पूछेगा, मतलब ऐसे टिप्पणी के रूप में पूछते हैं ना, इस प्रकार से पूछ लिया हो सकता है इस बार इस ऐसे पूछ ले कि इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी बताओ। क्योंकि ये अगर अपन एक संक्षिप्त रूप से अगर सिंगल मतलब एक सिंगल हेस्टेड प्लेट की बात करते हैं तो वो एक छोटा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे बिच्छू में बुक लंग्स हो गया, बिच्छू में बुक लंग्स, बुक लंग्स क्या होते हैं? अगर बिच्छू की बात करते हैं तो बिच्छू में आप लोगों को पता है कि कितने पैर? 4 पैर बुक लंग्स होते हैं। 4 पैर क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सैक भी बोला जाता है। ये क्यूटिकल से बनी क्या होती है? थैलेनुमा संरचना होती है। क्यूटिकल से बनी थैलेनुमा संरचना होती है। और इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सैक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सैक भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बुक लंग्स की बात करते हैं तो बुक लंग्स के क्या होते? कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है एट्रियल चैम्बर, दूसरा कौन सा होता है? पल्मोनरी चैम्बर। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग पढ़ते हो। 2 भाग कौन कौन से पढ़ते हो? एक तो पढ़ते हो एट्रियल चैम्बर और दूसरा कौन सा पढ़ते हो? पल्मोनरी चैम्बर। तो एट्रियल चैम्बर में क्या होता है, पल्मोनरी चैम्बर में क्या होता है, ये आप डिटेल से पढ़ लोगे, ठीक है। एट्रियल चैम्बर जो होता है वो कौन सा भाग होता है? अग्र भाग होता है। और जो पल्मोनरी चैम्बर होता है ये कौन सा भाग होता है? निचला भाग होता है। ये तो कौन सा भाग होता है? अग्र भाग होता है। और ये पीछे वाला भाग होता है। इसके बाद में बुकलंग्स के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे कि जो बुकलंग्स की स्ट्रक्चर होती है या फिर कैसी होती है, कितने पैर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब हो गया। इसके 2 भाग होते हैं। एट्रियल चैम्बर के बारे में पढ़ लिया, पल्मोनरी चैम्बर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बुकलंग्स को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसी होती है। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे? ब्लड सप्लाई ऑफ बुकलंग्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसमें अपन बुकलंग्स में क्या पढ़ेंगे? जो बुकलंग्स में जो ब्लड सप्लाई होती है वो किस प्रकार से होती है और इसमें श्वसन जो होता है फिर वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अपन
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रोन में जो ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। ग्रीन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, उत्सर्जन में सहायक होती हैं। उत्सर्जन के लिए प्रोन में उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रोन में ग्रीन ग्लैंड, सभी को पता है किसके लिए होती हैं, उत्सर्जन के लिए होती हैं। अगर प्रोन में उत्सर्जन की बात करते हैं तो इस ग्रीन ग्लैंड के अलावा दो और स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो लेटरल डक्ट होती है, एक कौन सा होता है, रीनल सैक होता है। एक तो मतलब हम बात कर लेते हैं कौन सी होती है, ग्रीन ग्लैंड होती है। दूसरी अगर बात करें तो कौन होता है, लेटरल डक्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा, रीनल सैक। आप लोगों को पता है कि ये तीनों मिलाकर इनका किसका क्या बनाती हैं, प्रोन का उत्सर्जन तंत्र बनाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन क्या पढ़ते हैं, ग्रीन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, लेटरल डक्ट के बारे में पढ़ते हैं, रीनल सैक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसकी, ग्रीन ग्लैंड की। तो ग्रीन ग्लैंड जो होता है इसके कितने भाग होते हैं, ग्रीन ग्लैंड में अपन 3 भाग पढ़ते हैं। ग्रीन ग्लैंड में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, ग्रीन ग्लैंड में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एंड सैक के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं लेब्रिंथ और ग्लैंडुलर प्लक्सस के बारे में, और फिर ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। एक तो किसके बारे में पढ़ते हैं, एंड सैक, दूसरा अपन पढ़ते हैं लेब्रिंथ एंड ग्लैंडुलर प्लक्सस, और एक थर्ड इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रीन ग्लैंड की बात करते हैं तो अपन इसके अंदर इन सब के बारे में क्या पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, और किस प्रकार से इससे उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो देखते हैं। तो ये बात होगी किसमें, जो प्रोन में जो ग्रीन ग्लैंड पढ़ते हैं। अगर पूरे उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो उत्सर्जन तंत्र में आपको ग्रीन ग्लैंड के बारे में बताना पड़ेगा, लेटरल डक्ट और रीनल सैक के द्वारा भी उत्सर्जन किस प्रकार से होता है वो सारा बताना पड़ेगा। फिर अगर ग्रीन ग्लैंड के बारे में अगर पूछा जाए तो ग्रीन ग्लैंड के जो भाग होते हैं, तो ये ग्रीन ग्लैंड जो होती है इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, कैसे क्या काम करती है। फिर इसके 3 भाग होते हैं, एक एंड सैक होता है, दूसरा लेब्रिंथ और ग्लैंडुलर प्लक्सस, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ब्लैडर हो जाएगा। तो ये बात होगी प्रोन में ग्रीन ग्लैंड की। अब ये बात कर ली अपन ने यूनिट फर्स्ट की, अब बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में मैंने बताया था कौन कौन से फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं, काइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ते हैं, और हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हेडिंग लगाते हैं यूनिट 2। इसमें कौन कौन से फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम मोलस्का, एक काइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर। यहाँ पे अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो यूनियो में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं। कैसा होता है, खुले प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ यूनियो। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो यूनियो में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, खुले प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। अब अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो अपन क्या क्या पढ़ते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हार्ट के बारे में एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो इसके बाहर जो आवरण पाया जाता है, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, धमनियों के बारे में, आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। अगर आर्टरीज की बात करते हैं तो 2 प्रकार की होती है, एक तो अग्र महाधमनी होती है, एक पश्च महाधमनी होती है। अग्र महाधमनी जो शरीर के अग्र भागों को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, अग्र महाधमनी। और एक कौन सी हो जाएगी, पश्च महाधमनी, ये क्या करती है, शरीर के पिछले भागों को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ये हो जाएगी पश्च महाधमनी। अगर अग्र महाधमनी की बात करते हैं तो अग्र महाधमनी क्या करती है, और भी मतलब आगे अलग अलग भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। इसकी क्या होती है, शाखाएं हो जाती है। कितनी शाखाओं में विभाजित होती है, 3 शाखाओं में विभाजित होती है। पहली जो शाखा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एंटीरियर पेलियल आर्टरी, दूसरी होती है पेडल आर्टरी। इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं। एंटीरियर पेलियल आर्टरी, दूसरी जो शाखा हो जाएगी इसकी वो कौन सी हो जाएगी, पेडल आर्टरी।
ये जैसे इनका नाम है, इन्हीं के आधार पर ये क्या करती हैं, फिर उन्हीं अंगों को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। दूसरी हो जाएगी पेडल आर्टरी, तीसरी हो जाएगी विसरल आर्टरी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, विसरल आर्टरी। अब ये जो विस्रल आर्टरी होती है ये भी आगे कई शाखाओं में विभाजित होती है। कई शाखाओं में कौन कौन से, जैसे इंटेस्टाइनल आर्टरी होगी, वो किसको ब्लड सप्लाई करेगी, इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी। गैस्ट्रिक ब्रांच होगी, वो किसको सप्लाई करेगी, स्टमक को सप्लाई करेगी। उसके बाद में हिपेटिक ब्रांच हो गई, गोनेडल ब्रांच हो गई, ये सारी किसकी ब्रांच हो जाती है, विसरल आर्टरी की ब्रांच हो जाती है। तो सारे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ब्रांच हो जाएंगी। जैसे गैस्ट्रिक ब्रांच होगी, गैस्ट्रिक ब्रांच के बाद में हिपेटिक हो गई, हिपेटिक ब्रांच। इंटेस्टाइनल ब्रांच, और एक कौन सी हो जाएगी, गोनेडल ब्रांच। ये सारी ये जो विसरल आर्टरी होती है इनसे क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। गैस्ट्रिक ब्रांच होगी जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करेगी, फिर उसके बाद में हिपेटिक ब्रांच होगी, गोनेडल ब्रांच होगी, इंटेस्टाइनल ब्रांच होगी। ये विसरल आर्टरी जो होती है ये आगे और शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने क्या बताया, हार्ट एंड पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ते हैं, आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज के बारे में कौन कौन सी आर्टरीज होती है ये अपन ने बात कर ली। फिर उसके बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड साइनसेस के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड साइनसेस हो गए, फिर उसके बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे, वेन्स। अब जैसे जिस प्रकार से ये जो शाखाएं मैंने आर्टरीज की बताई उसी प्रकार से क्या होती है, वेन्स की होती हैं, जो ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं, वेन्स हो जाएंगी। और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथ होता है, इसका जो मार्ग होता है वो क्या कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कि कैसे हार्ट से जो ब्लड जो होता है आर्टरीज में जाता है, आर्टरी से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, फिर ब्लड साइनसेस में एकत्रित होता है, वेन्स, फिर ब्लड मतलब वापस से किस में आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। ये सारी जो मैकेनिज्म होती है ये पढ़ेंगे। तो ये अपन मोस्ट अपन ने देख लिया कि जो ब्लड अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं अगर यूनियो की, तो उसमें अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं और वो कहाँ कौन शरीर के कौन कौन से भाग में जाती हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा स्टार फिश का जो परिरुधिर तंत्र होता है, या फिर अपन ऐसे बात करें जो पेरीहिमल सिस्टम होता है स्टार फिश का, उसका वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं स्टार फिश एस्ट्रियास, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रियास बोलते हैं। स्टार फिश का परिरुधिर तंत्र, स्टारफिश का परिरुधिर तंत्र, परिरुधिर तंत्र कौन सा होता है, पेरीहिमल सिस्टम होता है, पेरीहिमल सिस्टम। अगर आप लोगों को पता है, अगर स्टारफिश के अगर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं या ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो उसमें अपन दो सिस्टम पढ़ते हैं। एक तो क्या कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं, हीमल सिस्टम पढ़ते हैं, और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, पेरीहिमल सिस्टम पढ़ते हैं। हिमल सिस्टम पढ़ते हैं और पेरीहिमल सिस्टम पढ़ते हैं। जो पेरीहिमल सिस्टम होता है ये क्या करता है, कोटर की तरह होता है, जो हिमल सिस्टम को अपने अंदर बंद करके रखता है। यानी कि ये किसका काम, किसकी तरह काम करता है, ये कोटर की तरह काम करता है। तो ये हिमल कोटरों को अपने अंदर बंद करके रखता है। ये जो हिमल जितने भी हिमल स्ट्रक्चर होते हैं या हिमल कोटर होते हैं उनको ये क्या करता है, पेरीहिमल सिस्टम क्या करता है, कवर करके रखता है। ये सब आप लोगों को पता ही है कि पेरीहिमल सिस्टम हिमल सिस्टम को क्या करता है, कवर करके रखता है। अब इसमें अगर अपन बात करें कि कौन कौन से साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर बात करें एक्सियल साइनस होते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सी पढ़ते हैं अपन, एक्सियल साइनस। एक्सियल साइनस की बात करते हैं तो ये किसको कवर करके रखता है, एक तो जो स्टोन कैनाल होती है उसको, और एक जो एक्सियल ग्लैंड होती है उसको। स्टोन कैनाल तथा एक्सियल ग्लैंड को, एक्सियल ग्लैंड को कवर करके रखता है। ओरल रिंग साइनस, जो ओरल रिंग कैनाल के चारों तरफ पाया जाता है। थर्ड हो जाएगा अब ओरल रिंग साइनस, जो अबोरल जो रिंग कैनाल होती है उसके चारों तरफ पाया जाता है। फोर्थ अगर बात करें तो फोन कौन सा हो जाएगा, जेनाइटल साइनस हो जाएगा। फिर रेडियल पेरीहिमल साइनस हो जाएगा, जेनाइटल साइनस, रेडियल पेरीहिमल साइनस,
जो रेडियल कैनाल निकलती है, उस रेडियल कैनाल जो रेडियल रिंग होती है, रेडियल किन जो रेडियल रिंग हिमल सिस्टम में जो रेडियल कैनाल होती है उसके चारों तरफ जो हिमल सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, रेडियल पेरीहिमल साइनस हो जाएगा और जेनेटल साइनस हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, मार्जिनल साइनस हो जाएगा और सबसे लास्ट कौन सा होता है, पेरी ब्रेंकियल साइनस हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, मार्जिनल साइनस और पेरी ब्रेंकियल साइनस। ये सारे जो होते हैं, अगर अपन हिमल सिस्टम की बात करते हैं तो हिमल सिस्टम में ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक्सेल ग्लैंड होगी, स्नोल कैनाल होगी, ओरल रिंग कैनाल होगी, अबोरल कैनाल होगी, जेनेटल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती है, फिर पेरीब्रेंकियल कैनाल प्रेजेंट होती है, सारे प्रेजेंट होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ये हिमो हिमो मतलब पेरी हिमल सिस्टम जो होता है ये इस हिमल सिस्टम को कवर करके रखता है। तो जो स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होती है उन्हीं स्ट्रक्चरों को ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको क्या करती है, कवर करके रखती है। हिमल सिस्टम के चारों तरफ क्या पाया जाता है, पेरी हिमल सिस्टम पाया जाता है। तो ये होगी बात किसकी, स्टारफिश के अंदर जो पेरी हिमल सिस्टम पाया जाता है, परिरुधिर तंत्र पाया जाता है, उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे इकाइनस में पाचन तंत्र की बात करो, इकाइनस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इकाइनस का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं उसके बारे में, ठीक है। इकाइनस का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, जो कुकुमेरिया है, कुकुमेरिया में जो पाए जाने वाली जो विशिष्ट संरचनाएं होती हैं उनके बारे में। कुकुमेरिया में पाए जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं, कुकुमेरिया में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं, अगर इन विशिष्ट संरचनाओं की बात करते हैं तो ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे ओटोटोमी, कुकुमेरिया में एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है किसका, ओटोटोमी का, ओटोटोमी जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगोच्छेदन। ओटोटोमी में कुकुमेरिया क्या करते हैं, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है या फिर इनके ऊपर कोई भी मतलब परभक्षी द्वारा कोई इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है, तो ये ओटोटोमी में ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनको मुख के द्वारा या गुदा के द्वारा क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से बाहर निकालने के बाद में वो मतलब ऐसा एक अलग सा दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है। और इसके अंदर जो शरीर के जो इनके अंग होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्री वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुनरुत्भवन के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से इनके शरीर में बन जाते हैं। लेकिन ओटोटोमी जो होता है ये अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, या तो मान लो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि इनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, या फिर किसी भी प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं। अगर अपन किसकी बात करें, कुकुमेरिया की, तो कुकुमेरिया में ओटोटोमी का पाया जाना है कि इनका क्या होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है, इनमें एक विशिष्ट गुण पाया जाता है। दूसरी अगर बात करें तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्री हो गया, रेस्पिरेटरी ट्री ये किस में सहायक होता है, रेस्पिरेटरी, एक तो आप लोगों को पता है कि किससे संबंधित होता है, श्वसन व उत्सर्जन। ये भी क्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्री का पाया जाना भी क्या होती है, कुकुमेरिया की क्या होती है, विशेषता होती है। और ये किसमें किसका कार्य करता है, श्वसन व उत्सर्जन का कार्य करता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, श्वसन व उत्सर्जन का कार्य, ये किसका कार्य करता है, श्वसन व उत्सर्जन का कार्य करता है। तीसरी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, क्यूवेरियन ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, ट्यूब्यूल्स जो किस में सहायक होती हैं, ये उत्सर्जन का कार्य करती हैं। जो क्यूवेरियन ट्यूबुल्स होती हैं, नहीं इस उत्सर्जन का काम नहीं करती हैं, किसका काम करती हैं, सुरक्षा संबंधित होती हैं। ये किससे संबंधित होती हैं, सुरक्षा संबंधित। जो क्यूवेरियन ट्यूबुल्स होती हैं किसका काम करती हैं, सुरक्षा संबंधित कार्य करती हैं। तो ये क्या होती हैं, कुछ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कुकुमेरिया में, जो इसके क्या होते हैं, ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार ये कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो पाइला होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जो बोजेनस के अंग प्रेजेंट होते हैं, बोजेनस अंग ऑफ पाइला, पाइला में पाए जाने वाले बोजेनस के अंग, पाइला में पाए जाने वाले बोजेनस ऑर्गन या फिर बोजेनस के अंग।
पायला की जो किडनी होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक के नाम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, बोजेनस का ऑर्गन बोलते हैं। तो किडनी क्या काम करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, ये उत्सर्जन का कार्य करता है। बोजेनस का अंग का क्या काम होता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं, किडनी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर बोजेनस अंग की बात करते हैं तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, इसके दो भाग पढ़ते हैं। एक तो क्या होता है, एंटीरियर रीनल चैम्बर होता है, एक कौन सा होता है, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर होता है। एंटीरियर रीनल चैम्बर, सेकंड हो जाएगा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। तो इसके इन सब के बारे में क्या हो जाएगा, डिटेल से ही पढ़ लेना। जो बोजेनस के ऑर्गन होते हैं तो कौन, इसके दो भाग हो गए, एंटीरियर रीनल चैम्बर और दूसरा कौन सा हो गया, पोस्टीरियर। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे यूनियो के गिल्स के बारे में। यूनियो के गिल्स, अब यूनियो के गिल्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, जैसे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, इसके अलावा आप इसमें क्या पढ़ते हो, अटैचमेंट ऑफ गिल्स पढ़ते हो, ब्लड सप्लाई ऑफ, मतलब इसमें गिल्स में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, अटैचमेंट ऑफ गिल्स, ब्लड सप्लाई इन गिल्स। ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ लोगे, अगर अपन एक गिल्स की बात करते हैं कि यूनियो में जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस प्रकार उसमें जो फिर आगे जो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो फिर आगे किस प्रकार से होती है, वो सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एफिनिटीज ऑफ बेलेनोग्लोसिस, मतलब बेलेनोग्लोसिस की एनेलिडा के साथ जो एफिनिटी होती है, जो इंकाइनोडर्मेटा के साथ जो समानताएं होती है उसके बारे में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये बात होगी किसकी, यूनिट सेकंड की बात होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में मैंने क्या बताया था, यूनिट थर्ड में अपन पढ़ते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में जो अडेप्टेशंस होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स अडेप्टेशंस, किसके बारे में पढ़ते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। इंपॉर्टेंट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम का आप लोगों को पता है, स्टारफिश में अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले अपन जो स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारे अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ये जो स्टारफिश होते हैं इसमें वाटर जो होता है इन्हीं मैड्रीपोराइट में जो सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मैड्रीपोराइट से जल जो होता है वो कहाँ जाता है, स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल से वाटर कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल में, और लेटरल कैनाल से, लेटरल कैनाल पर क्या लगे होते हैं, ट्यूब फिट लगे होते हैं। तो फिर कहाँ पहुंचता है, ट्यूब फिट में पहुंचता है। ट्यूब फुट में पहुंचने के बाद जिस दिशा में स्टारफिश को गमन करना होता है फिर उस साइड से वो क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाते हैं। और उस साइड मतलब कितनी, 5 भुजाएं होती है ना, पांचों भुजाओं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब फिट लगे हुए होते हैं। तो उसको जिस भुजा की तरफ जाना होता है उस भुजा को वो क्या कर लेती है, थोड़ा ऊपर उठा लेती है और फिर उस दिशा में वो क्या करती है, गमन करती है। अगर ट्यूब फिट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं ट्यूब फिट में। एक तो अम्पुला भाग होता है, दूसरा पोडियम भाग होता है, कौन सा भाग होता है, सकर भाग होता है, एम्पुला। दूसरा कौन सा होता है, पोडियम। और तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, सकर। ये प्रेजेंट होते हैं। मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में जाता है, स्टोन कैनाल से रेडियल कैनाल में। जैसे आप लोगों को पता है कि क्या होती है, 5 भुजाएं होती हैं इस प्रकार से। बीच में अगर अपन बात करें तो ये ऐसे होती हैं, और इसमें टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं पढ़ते हैं अपन।
ये जो रेडियल कैनाल होती है, इधर से रेडियल कैनाल निकलती है, इससे फिर इधर या क्या निकलती है, लेटरल कैनाल निकलती है, और लेटरल कैनाल पे क्या लगे होते हैं, इधर ट्यूब फिट लगे होते हैं। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, फिर गमन होता है। तो ये इसके बारे में क्या हो गया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में हो गया। मेड्रीपोराइट के बारे में पढ़ोगे। फिर उसके बाद में जो स्टोन कैनाल होती है उनके बीच में प्रेजेंट होती है। स्टोन कैनाल में मतलब वाटर जो होता है उसके जाने का भी रास्ता होता है और आने का भी रास्ता होता है। फिर अगर बात करते हैं रेडियल कैनाल होगी, जो रेडियल कैनाल होती है उससे फिर क्या निकलती है, लेटरल कैनाल निकलती है, और लेटरल कैनाल पर क्या लगे रहते हैं, ट्यूब फिट लगे रहते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया क्या हो गया, स्टारफिश में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, उस वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, उसके बारे में हो गया। सेकंड अपन देखते हैं इंसेक्ट्स में जो माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है माउथ पार्ट्स का वो कौन सा होता है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के पाए जाते हैं। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, जिसमें लेब्रियम हो गया, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया और लेबियम, ये सारी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जो मुखांग प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिटेल से हो जाएगा। यहाँ पे अपन सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप लिख रही हूँ कि कौन कौन से टाइप पढ़ते हैं। एक तो हो जाएगा बाइटिंग एंड चेविंग टाइप हो जाएगा। दूसरा टाइप हो जाएगा चेविंग एंड लैपिंग टाइप। दूसरा कौन सा हो जाएगा, चेविंग एंड लैपिंग टाइप हो जाएगा। दूसरा अगर माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, चेविंग एंड लैपिंग टाइप हो जाएगा। तीसरा पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप हो जाएगा। पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप। तीसरा जो माउथ पार्ट्स हो जाएंगे इसके कैसे हो जाएंगे, पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप हो जाए। फिर स्पॉन्जिंग टाइप हो जाएंगे और साइफोनिंग टाइप हो जाएंगे। फोर्थ हो जाएंगे स्पॉन्जिंग टाइप और फिफ्थ हो जाएंगे साइफोनिंग टाइप। ये 5 प्रकार के अपन इनमें क्या पढ़ते हैं, माउथ पार्ट्स पढ़ते हैं। इन सब के बारे में मतलब कौन कौन से जिसमें किसमें मैंडिबल प्रेजेंट होता है, मैक्सिला प्रेजेंट होता है, लेब्रम, लेबियम, कौन कौन से माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो चेविंग मतलब चबाने के लिए, लेपिंग मतलब सक करने के लिए, ये सारे जो होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, स्पंज में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। आप लोगों को पता है अगर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे एस्केनोइड कैनाल सिस्टम हो गया, साइकेनोइड कैनाल सिस्टम हो गया, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम हो गया, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, साइकेनोइड कैनाल सिस्टम, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम, और एक हो जाएगा रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम। जो स्पंज होते हैं उनमें जो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए क्या पाए जाते हैं, कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। यानी कि उसमें ओस्टिया के द्वारा जल जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है और ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसमें आप सब लोग क्या क्या पढ़ते हो, जैसे इसमें जो पथ होते हैं, जैसे अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंगल अगर छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे साइकोनोइड कैनाल सिस्टम के बारे में बताओ। ठीक है, इसमें एक मतलब ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर साइकोनोइड कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे अगर इसमें वाटर का जो हम पथ की बात करते हैं, मार्ग की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो गया, ओस्टियम हो गया, इनकरंट कैनाल हो गया, फिर रेडियल कैनाल हो गया, फिर रेडियल कैनाल से होता हुआ एक्सकरंट कैनाल में आ जाएगा, स्पॉन्जोसिल कैविटी में आ जाएगा और उसके बाद में ओस्कुलम के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओस्टिया के द्वारा शरीर से अंदर प्रवेश करेगा और ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या बताया, ओस्टिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, फिर कहाँ जाएगा, इनकरंट कैनाल में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा और फिर ओस्कुलम से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अगर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो कितने प्रकार के कैनाल सिस्टम बता दिए यहाँ पे, 4 प्रकार के कैनाल सिस्टम बता दिए। रेगोन को छोड़ दो, रेगोन जो होता है ये ऐसे मतलब अलग प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार के मोस्टली होते हैं, 3 प्रकार के, एस्केनोइड, साइकेनोइड और ल्यूकेनोइड।
ये जो 3 प्रकार के क्या होते हैं, कैनाल सिस्टम होते हैं। इसमें अगर सबसे बढ़िया प्रकार का कैनाल सिस्टम अगर बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम हो जाएगा। एस्केनॉइड जो होता है, जो सबसे पहले जो स्पंज पाए जाते थे उनके अंदर कौन सा पाया जाता है, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो हो जाएगा हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस, और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेलमंथीज में जो परजीवी अनुकूलन होते हैं, जो परजीवी अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं, हेलमंथीज में परजीवी अनुकूलन, हेलमंथीज में परजीवी अनुकूलन कौन कौन से परजीवी अनुकूलन होते हैं, जैसे अनावश्यक अंगों का ह्रास, मतलब अनावश्यक अंग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, अनावश्यक अंगों का ह्रास होना। अगर अनावश्यक अंगों की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से अंग आ जाएंगे, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें लोकोमोटरी ऑर्गन आ जाएंगे, फिर उसके बाद में जो हो जाएगा मस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, सेंस ऑर्गन आ जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी, लोकोमोटरी ऑर्गन। जो अंतः परजीवी होते हैं, अगर जो बाह्य परजीवी की बात करते हैं तो उनको तो क्या होता है, उनको खोजने के लिए लोकोमोशन की जरूरत होती है, फिर लोकोमोटरी ऑर्गन की प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर अंतः परजीवी होंगे तो उनको इसकी जरूरत नहीं होती है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होंगे। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो क्या नहीं होगा, जो मस्कुलर सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, मस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है, सेंस ऑर्गन भी नहीं होते। सेंस ऑर्गन की क्या जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो तो अंतः परजीवी होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन नहीं होते, एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होती है। इन सब का क्या हो जाता है, ये सब क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, इन सब का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। फिर दूसरे हेलमिंथीज में जो परजीवी अनुकूलन के बारे में पढ़ते हैं, एक तो अपन ने पढ़ लिया अनावश्यक जो अंग होते हैं उनको क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। दूसरा जो होता है नई संरचनाओं का क्या होता है, विकास होता है, नई संरचनाओं का विकास। अगर नई संरचनाओं की बात करते हैं तो नई संरचनाएं कौन सी, एक तो इनके मतलब इनकी रक्षा के लिए, मतलब अगर ये शरीर के अंदर रहेंगे तो इनको जो अंदर जो एंजाइम होते हैं उनसे इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन की जरूरी होती है, तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक आरक्षी आवरण प्रेजेंट होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, आसंजक अंग प्रेजेंट होते हैं, जनन तंत्र का विकास होता है। एक तो मैंने क्या बताया, इनके ऊपर आरक्षी आवरण होता है, ठीक है। दूसरा आसंजक अंग प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो जनन तंत्र होता है उसमें क्या होता है, विकास होता है, मतलब विकासशील, मतलब जनन तंत्र का क्या होता है, विकास होता है। तीसरा हो जाएगा जनन तंत्र का विकास। ये सारे अपन किस में पढ़ेंगे, नए संरचनाओं के विकास में। तीसरा जो अगर बात करें, तीसरे जो इसमें एडेप्टेशंस होते हैं, तीसरी जो अनुकूलताएं होती हैं वो क्या होती है, कार्य की अनुकूलन होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो कार्य की अनुकूलन होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अगर कार्य की अनुकूलन की बात करें तो कार्य की अनुकूलन कौन कौन से हो जाएंगे, कार्य के अनुकूलन हो जाएंगे, जैसे परपोषी से सुरक्षा करना, फिर अनोक्षी श्वसन करना, इसमें आ जाएंगे परपोषी से सुरक्षा करना, परपोषी से सुरक्षा, अनोक्षी श्वसन, और इनकी जो रिप्रोडक्शन विधि होती है वो भी क्या होती है, कार्य के अनुकूलन के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी अपन किसमें पढ़ते हैं, हेलमिंथीज में जो परजीवी अनुकूलन पाए जाते हैं उसके बारे में। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, हेलमिंथीज में अनुकूलन। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा जो हेमिकोडेटा होते हैं, हेमिकोडेटा के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, विशिष्ट लक्षण प्रेजेंट होते हैं, हेमिकोडेटा के विशिष्ट लक्षण, कोडेटा के
विशिष्ट लक्षण, ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ लेंगे, यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली किसमें, यूनिट थर्ड में। तो अभी अपन ने आज के लेक्चर में जो बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से बताए। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे अपन किसकी बात करें, पेपर फेस्ट की बात करें। पेपर फेस्ट का नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। फिर मैंने बताया 3 यूनिट होती हैं। पहले यूनिट में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थोपोडा और ओंकोफोरा के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम सेकंड में मोलस्का, मतलब दूसरी यूनिट में मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरे में इनके जो अडेप्टेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर अपन ने बात करी यूनिट फेस्ट की। यूनिट फेस्ट में सबसे पहले अपन ने बात करी किसकी, कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में बात करी। फिर अपन ने देखा ग्रास ऑफर में जो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं, लेब्रम होता है, हाइपोफेरिंग्स हो गया, मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिली हो गया, और क्या हो गया, लेबियम हो गया। ये हो गए ग्रास ओपरेटिडे में जो मुखांग प्रेजेंट होते हैं वो हो गए। फिर अपन ने बात करी पेरिपेटस का जो उत्सर्जन तंत्र होता है किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, और किस प्रकार से होता है वो देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने बात की प्रोन में जो हेस्टेट प्लेट होती है। हेस्टेट प्लेट किससे रिलेटेड होती है, प्रोन के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है। उसका जो स्टमक होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक कार्डियक स्टमक होता है, दूसरा पाइलोरिक स्टमक होता है। जो कार्डियक स्टमक होता है उसमें क्यूटिकल की प्लेटें प्रेजेंट होती हैं, उसी में एक होती है कौन सी प्लेट होती है, हेस्टेट प्लेट होती है। कौन कौन सी होती है, सर्कुलर प्लेट होगी, लेंसिलेट प्लेट होगी, हेस्टेट प्लेट होगी, ग्रू प्लेट होगी और कॉम्ड प्लेट होगी। ये बात करी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताया था वो कौन सा था, बिच्छू में बुकलंग्स हो गए, 4 पेयर बुकलंग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें अपन पढ़ते हैं जो इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सैक भी बोलते हैं। 2 भाग होते हैं, एक एट्रियल चैम्बर होता है, एक पल्मोनरी चैम्बर होता है। एट्रियल चैम्बर अग्र भाग होता है, वो कौन सा होता है, पश्चे भाग होता है। और ब्लड सप्लाई किस प्रकार से होती है ये सारे देख लेंगे। फिर उसके बाद में अपन ने बात करी किसकी, यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में सबसे पहले अपन ने यूरियो के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी कि यूरियो के सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी आर्टरीज पढ़ेंगे। फिर वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। सेकेंड जो क्वेश्चन बताया था वो कौन सा था, स्टारफिश का जो परिरुधिर तंत्र होता है, पेरीहीमल सिस्टम होता है। पेरीहीमल सिस्टम क्या होता है, हीमल सिस्टम को कवर करके रखता है। उनमें अपन कौन कौन से संरचनाएं पढ़ते हैं, एक्सियल साइनस हो गया, ओरल रिंग साइनस हो गया, अबोरल रिंग साइनस हो गया, जेनेटल साइनस हो गया, रेडियल पेरिफेरल साइनस हो गया, मार्जिनल साइनस हो गया और पेरीब्रेंकियल साइनस हो गया। ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर मैंने बात करी जो कुकुमेरिया में जो विशिष्ट संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एक तो इनमें ऑटोटोमी का गुण पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री होता है और क्यूवेरियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेना। फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, पाइला में पाए जाने वाले जो बोजेनस के अंग होते हैं। जो पाइला की जो किडनी होती है उसी को वैज्ञानिक के नाम के आधार पर क्या बोलते हैं, बोजेनस के अंग बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एंटीरियर रीनल चैम्बर होता है, दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर होता है। किस प्रकार ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं वो सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे। फिर अपन ने बात करी यूनियो के गिल्स के बारे में। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। स्टारफिश में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, मेड्रीपोराइट हो गया, स्टोन कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और ट्यूब फिट। फिर अपन ने पढ़े माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, कौन कौन से प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से एक एक के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे सेविंग एंड लेपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स के बारे में बताओ, पायरेसिंग एंड सकिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स के बारे में बताओ। तो इन सब के बारे में क्या करना, डिटेल से पढ़ लेना। फिर अपन बात करते हैं कैनाल सिस्टम इन स्पंज। 3 इंपॉर्टेंट बताए, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, साइकेनोइड कैनाल सिस्टम और ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। फिर अपन ने लास्ट में देखा था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट। और फिर हेलमिंथ्स में जो परजीवी अनुकूलन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अनावश्यक अंगों का ह्रास हो जाता है, नई संरचनाओं का विकास होता है और कार्य की अनुकूलताएं प्रेजेंट होती हैं। तो ये अपन ने देखे बीएससी सेकेंड ईयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।